पार्टिकल किसी कंडक्टर में मोशन में, तो वो सिर्फ किससे इंटरेक्ट करता है? मैग्नेटिक फील्ड से। क्यों? हमें यह याद होना चाहिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है या कौन सा चार्ज किस तरह की फील्ड बनाता है। मैंने आपसे कहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ जाती है। अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो लाइन ऑफ फोर्स ऐसे बनाई जाएगी। अगर ये आपके पास नॉर्थ है, ये आपके पास साउथ है, तो लाइन ऑफ फोर्स इस तरीके से बननी चाहिए। फिर हमने केस पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट की जाती है। क्रॉस का मतलब क्या हुआ करता था, और डॉट का मतलब आउट। और हमने कहा था एक कन्वेंशन एक एरो को देख के बनाई गई। आज अगर एरो किसी सरफेस से बाहर निकलेगा तो आपको उसकी टिप नजर आएगी। अगर एरो किसी सरफेस में जा रहा है तो आपको उसकी टेल नजर आएगी जिसपे एक क्रॉस बना हुआ हो। ठीक, मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूं और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनटू द बोर्ड। हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, जो चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है, दैट चार्ज इज पॉजिटिव। मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पर जो फोर्स लगाएगी उसको आप नाम देते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। नाम के अंदर ही सब कुछ लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रही है किस पे? मूविंग चार्ज पे। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के, तभी ये बना है मूविंग चार्ज। एंड दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, कैपिटल बी। एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि अगर आपके पास ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की और ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड की, तो चार्ज विदाउट एनी डेविएशन बिल्कुल स्ट्रेट चला जाता है। चार्ज के स्ट्रेट जाने का मतलब है कि कोई फोर्स नहीं लगी, और यही फोर्स आपके पास मैक्सिमम बन जाती है व्हेन दिस थीटा इज 90 डिग्री। तो हम ये कहते हैं मिनिमम फोर्स होगी व्हेन चार्ज इज पैरेलल टू द फील्ड, और मैक्सिमम होगी व्हेन चार्ज इज गोइंग परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ये कैरेक्टरिस्टिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन फंक्शन का है। साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1। आप थीटा की वैल्यू को 0 से 90 तक ले जाइए, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। आप इन सबको कंबाइन करते थे तो फॉर्मूला बनता था F इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा। मैंने प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया होगा, एक कांस्टेंट लगाया होगा, वो कांस्टेंट 1 होता है। इस इक्वेशन की जो वेक्टर फॉर्म थी वो ये थी, F इक्वल क्यू टाइम्स V क्रॉस B। शायद आपको ये V क्रॉस B की डायरेक्शन याद, किसी भी वेक्टर में अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालना चाहें तो ये डायरेक्शन निकालने के लिए जो रूल आप इस्तेमाल करते हैं उसको नाम दिया जाता था राइट हैंड रूल। मैं वेक्टर वाला राइट हैंड रूल याद दिलाना चाह रहा हूं। यहां मौजूद है V, यहां पर मौजूद है B, और दोनों में एंगल कितना है? थीटा। राइट हैंड रूल ये कहता था कि आप अपना राइट हैंड जो है वो फर्स्ट वेक्टर पे रखेंगे। अब V क्रॉस B में फर्स्ट वेक्टर कौन है? V। आप अपना राइट हैंड रखेंगे फर्स्ट वेक्टर पे, इस तरह के पाम फेस करेगी सेकंड को। जब मैं फिंगर्स को कर्व करूंगा वो फर्स्ट से कहां जाएगा? सेकंड। थंब इज क्रॉस फॉरवर्ड। ये फॉर्मूला उस या ये राइट हैंड रूल उस वक्त अप्लाई किया जाता है जब V और B में एक्यूट एंगल बन रहा हो। एक्यूट का मतलब है लेस देन 90 डिग्री। जब कभी भी V और B में लेस देन 90 एंगल हो, आप सिर्फ ये वाला राइट हैंड रूल अप्लाई कर सकते। सेकंड ईयर में आपने जो राइट हैंड रूल पढ़ा है वो राइट हैंड पाम रूल था, जो राइट हैंड इस तरह रखा जाता है। ये राइट हैंड रूल अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि अगर फिंगर्स का मतलब फील्ड है और थंब का मतलब है वेलोसिटी, तो दोनों में कितना एंगल बन रहा? 90 डिग्री। ये राइट हैंड रूल सिर्फ उस वक्त अप्लाई किया जाएगा जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में 90 का एंगल बने। एंड रिजल्ट इसका भी वही है जो इसका है। सिर्फ ये बताते हैं इस राइट हैंड रूल में और इस राइट हैंड रूल में से जनरलाइज कौन सा है। जनरलाइज का मतलब ये होता है जो हर जगह अप्लाई होता है। जी, ये राइट हैंड रूल जनरलाइज है, चार्ज जैसे भी एंटर हो मैं अप्लाई कर सकता हूं, या ये वाला रूल जनरलाइज है? ये वाला जनरलाइज है। V और B में कितना एंगल बन जाए?
0 से लेके 90 में 90 से आगे भी चला जाएगा ना, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, आप राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन ये वाला राइट हैंड रूल कंडीशनल है, इट इज वैलिड ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम एक स्पेसिफिक केस की अब बात करेंगे जो यहां पर ड्रॉ हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द बोर्ड, वेलोसिटी इज टुवर्ड्स राइट। अगर मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करना चाहूं, ये वाला, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? ये बनी हुई है फील्ड, ये बनी हुई है वेलोसिटी, तो टेक्निकली ये ऐसे है, एक आपके पास वेलोसिटी है, एक फील्ड है। मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करूं, राइट हैंड को फर्स्ट वेक्टर पे रखूं, सेकंड की तरफ रोटेट करूं, डायरेक्शन क्या बनेगी? अपवर्ड। और यहां पर सहूलियत ये है क्योंकि v और v में 90 का एंगल है ना, मैं राइट हैंड पाम रूल इस्तेमाल करूं, फिंगर जो है वो फील्ड की डायरेक्शन में इनटू द बोर्ड, velocity is towards right, push of the palm is again upward। रिजल्ट दोनों से आपके पास क्या है? सेम। लेकिन जहां पर v और v 90 में हो, मुझे ऐसा फील होता है कि राइट हैंड इसका अप्लाई करना जो है वो निस्बतन आसान काम हुआ करता है। यहां पर ये डायरेक्शन अपवर्ड बनेगी, ये भी इस तरीके से जाए। अब यहां पर दो तीन जुमले सुन ले, शायद आपके काम आए। नंबर वन, जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ना, उस मैग्नेटिक फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है और वो फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। और ये कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक फोर्स का क्यों बना? बिकॉज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। शायद आपको याद हो कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हमेशा उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है जिनका वो निकाला जाता है। अगर आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है, तो डॉट प्रोडक्ट में तो डायरेक्शन ही नहीं होती थी, कहानी खत्म हो गई। जब आप ए क्रॉस बी निकालते थे, तो हम ये कहते थे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ए और बी दोनों के क्या होगी? परपेंडिकुलर। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी जिसपे दोनों वेक्टर बने। फॉर एग्जांपल ये वी है, ये बी है, ये इस बोर्ड पे बने हुए। जब आप वी क्रॉस बी निकालेंगे तो वो ऐसे बने, परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड बी, या परपेंडिकुलर टू द सरफेस कंटेनिंग बोथ द वेक्टर्स। यानी ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। याद है, एक फोर्स जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, उसका एक बड़ा अच्छा सा नाम होता है। अच्छी चीजें याद करें, सेंटीपीटल फोर्स। ठीक है, आप बॉयल में जवाब आया सेंटीपीटल फोर्स। सेंटीपीटल फोर्स की खास बात ये थी कि आप ये कहते थे कि सर्कुलर पाथ में किसी भी पॉइंट पर अगर मैं वेलोसिटी बनाना चाहूं तो वेलोसिटी इज टेंजेंशियल, इस तरीके से बनेगी। दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज सेंटीपीटल फोर्स। दोनों में एंगल कितना है? 90। हर वो फोर्स जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर बने, वो बॉडी को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाना चाहती है। यही वजह है कि ये पार्टिकल जो है वो एक कर्व पाथ बना रहा है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ी हो, तो आपको शायद ये चार्ज पार्टिकल पूरा एक सर्किल बनाता हुआ नजर भी आ जाता है। अभी थोड़ी देर बाद हम उसका जिक्र भी करना है। फिलहाल पहली बात, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो इट विल बिहेव लाइक सेंटीमीटर फोर्स। जब तक चार्ज फील्ड के अंदर है वो कर्व रहेगा, जैसी फील्ड खत्म होगी ये बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो चला जाएगा, इसकी कर्व मोशन खत्म हो जाएगी क्योंकि फोर्स खत्म हो चुकी। इसी वजह से अगर मैं आपसे कहूं कि एक मूविंग चार्ज के पास बहुत सारी क्वांटिटीज है, वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये तीन क्वांटिटीज इस मूविंग चार्ज के पास हो सकती है। ये बताइए मैग्नेटिक फील्ड इन तीनों में से किसको चेंज नहीं कर सकते? ऑप्शन ए वेलोसिटी, ऑप्शन बी मोमेंटम, ऑप्शन सी काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द। मैं सवाल रिपीट कर देता हूं, which of the following will remain unaffected in a magnetic field? इन सब में कौन ऐसा है जो मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट नहीं कर पाएगी? वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? सन्नाटा बता रहा है कि आप लोग तो सवाल के बारे में दिलचस्पी का इजहार ही नहीं कर रहे।
सेकेंड ईयर में ना ये चीज आपको बताइए, क्लास में बताइए, क्योंकि पेपर दे दिया, मेमोरी रीसेट हो गई हो, ठीक है, तो एप्टीट्यूड के लिए दोबारा से सोचो जी। ये बेचारा एक अकेला बच्चा जो है वो जवाब दिया जा रहा है सर, काइनेटिक एनालिसिस का जवाब। अगर मैं आपको जवाब बता दूं तो अच्छे पाकिस्तानी बच्चों की तरह लॉजिक आप खुद बना लें, क्योंकि हमारे यहाँ यही उसूल है, एंड रिजल्ट पता चल जाए तो लॉजिक बन जाती है। अगर आपने लॉजिक भी बना ली तो मैं फिर भी आपकी सलाहियतों का ना गर्विदा होता हूँ जी। आंसर क्या बताया? मैंने आंसर ये बताया कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी चेंज नहीं हो सकती। क्यों? हालांकि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, वेलोसिटी मोमेंटम के अंदर भी क्या है, वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। हम ये कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी को चेंज करेगी, मोमेंटम को चेंज करेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करेगी। क्यों? जवाब मत नजर लगा देंगे। चलो भाई किस नतीजे पे पहुंचे हम? अच्छा क्यों नहीं हो सकता? सही कहा जी। जवाब तो मैंने आप लोग से ही सुना, अब तो टाइम है ना, 2 चैप्टर तो पढ़ाने हैं। बताइए, अगर अगर मैं आपसे हाँ पढ़ाने की कोशिश कर ली, वो बच्चे उसे पढ़ा कर आए ठीक है, और ऐसे होता है आप किसी अंधे से पूछे सूरज है, वो है, होता ही नहीं। समझिए ना, आप ज्यादा तशरीह में नहीं जाना। बताइए, ऐसा ना कि आप सारे माशाल्लाह से इतने ज़हीन है, आप लोगों में पहले भी क्लास में पढ़ा चुका हूँ, बहुत ज़हीन है, आप लोग जवाब नहीं देना चाहते। इसका इसका रीजन से ये बताइए, काइनेटिक एनर्जी में और वेलोसिटी और मोमेंटम में बुनियादी फर्क क्या है? अच्छा एक में मास, इसमें मास तो नहीं होगा। अच्छा एक मिनट रुक, मैं कुछ बोलना है। आज घर जाके अम्मा से बोलना 7 मिर्ची ले, उस पर नमक डाल के तुम्हें घर होगा, ठीक है? इधर देख, फर्क क्या है? velocity is a vector quantity, momentum is a vector quantity, kinetic energy is a scalar quantity। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ना वेलोसिटी को बढ़ा सकती है ना वेलोसिटी को कम कर सकती है। अगर आज एक चार्ज पार्टिकल यहां पर 10 पावर 3 मीटर पर सेकंड से एंटर होगा ना, वो फील्ड से जब बाहर निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी 10 पावर 3 मीटर पर सेकंड ही होगी। मैंने वेलोसिटी जुमला गलत इस्तेमाल कर लिया, स्पीड इतनी रहेगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज। डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज। वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज, बिकॉज बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन बदलने का मतलब है वेक्टर बदल गया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी से स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन का ताल्लुक ही नहीं। आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, आप किसी भी पॉइंट पे चले जाएंगे, एम और वी का मैग्नीट्यूड दोनों क्या रहेंगे, सेम। लिहाजा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मुस्तकिल क्या रहेगी, सेम रहेगी। कुछ पल्ले पड़ा? मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर सकता हूं क्योंकि मैं तो उससे पढ़ाने की कोशिश ही करता हूं यार, हो सकता है बिना ही वापस आ जाए। अगर मैं आपसे कहूं कि वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों वेक्टर्स हैं, वेक्टर क्वांटिटी के सेम रहने का मतलब ये होता है कि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, उनकी डायरेक्शन भी सेम रहेगी। लेकिन जब आपने कहा कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इसका मतलब वो सेंटीमीटर के तौर पे बिहेव कर रही है। हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होगी, मोमेंटम चेंज होगा। काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पे जब फोर्स लगाती है वो सब बदल सकती है सिवाय किसके, काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता। अब ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है F इक्वल क्यू बी साइन थीटा, एक रूल समझ लीजिए, क्योंकि कम से कम 5 से 6 इक्वेशंस पढ़ेंगे जिसपे सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो। वो तमाम इक्वेशन जिनमें साइन थीटा लिखा होता है, इनकी मैक्सिमम वैल्यू कब आती है व्हेन थीटा इज 90 डिग्री।
और इनकी मिनिमम वैल्यू कब आती है, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। यानी आज अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव करे, फोर्स विल बी मैक्सिमम। अगर चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में पैरेलल मूव करें तो फोर्स विल बी मिनिमम। अगर आपसे कोई कहे मिनिमम फोर्स की वैल्यू बताइए तो वो डेफिनेटली क्या बनेगी, 0। अगर मैं मैक्सिमम फोर्स निकालना चाहता हूं तो थीटा 90 sin 90 कितना होता है 1, तो सिर्फ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्यू वी बी। हमें पता होना चाहिए मिनिमम फोर्स कितनी होगी और मैक्सिमम फोर्स कितनी होगी, ये सब अपने पास पढ़ लेंगे। तो मैं सवाल रिपीट कर दूं, मैं जवाब नहीं पूछा आपसे, मैं जब बोर्ड इरेज करूंगा तो बताऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि अगर ये फील्ड बहुत बड़ी होती तो शायद ये चार्ज पार्टिकल आपको एक सर्कल बनाता हुआ नजर आता है। याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड में जब मैं लव इस्तेमाल करता हूं एक्सटेंडेड मैग्नेटिक फील्ड, तो इट्स अ कंपैरेटिव टर्म। कंपैरेटिव टर्म का मतलब यह है कि किसी एक चार्ज के लिए वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ी होगी और किसी एक चार्ज के लिए मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी या ना होने के बराबर होगी। तो मेरे जुमले से गलत मतलब मत ले जाइएगा कि मैग्नेटिक फील्ड बड़े होने का मतलब यह है कि पूरे बोर्ड के ऊपर फील्ड नजर आएगी, नहीं। इट्स अ कंपैरेटिव टर्म। चार्ज टू चार्ज वेरी करेगी। सिर्फ समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं, आप में से कोई बच्चा ऐसा शायद हो जिसे हर जुमला समझ में आता हो। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको आधी पौनी बात समझ में आती होगी। कुछ ऐसे अकल के अंधे भी होते जो बोलते से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैं सबके लिए पढ़ाऊंगा, आप ये कॉपी करें। इसकी डायरेक्शन कैसे 180 से बड़ा हो गया ना। अगर वो यहाँ पे आए, जितने राइट हैंड रूल अप्लाई होते थे ना वेक्टर वाले, वो एक्यूट एंगल पे चलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि स्मॉलर एंगल कह लो बेहतर। आप राइट हैंड, अब अगर बी यहाँ पर है तो मैं इसको ऐसे थोड़ी घुमाऊं, मैं इसको स्मॉलर रोटेशन से लेके आऊं। हमेशा आप राइट हैंड रूल से स्मॉलर रोटेशन को, अरे एक मिनट बोर्ड की पिक्चर, हाँ अब हो इसमें, हाँ वो मैंने राइट हैंड पाम रूल लाया। मैंने कहा फील्ड जो है वो इनटू द कोड है, वेलोसिटी कहां पर है, राइट टू पुश ऑन द बस क्या है, जी राइट हैंड रूल, वो भी राइट हैंड रूल है, डिस्टिंग्विश करने के लिए वो सर राइट हैंड पाम रूल है। सेम है। आएगा तो क्वेश्चन बड़ी, सबसे कम है वो फिजिक्स के, मैंने साइंस सब्जेक्ट की केमिस्ट्री की था, सबसे ज्यादा बायो है फिर केमिस्ट्री और फिर क्या करें दरबार में। सही है, इसका आसान हो गया। क्वेश्चन क्या करना है, कभी तो निकाल देंगे कि हम पैटर्न ऐसे 3 क्वेश्चन कोई भी के साथ मैं भी मैक्सिमम पढ़ाऊंगा, यानी मैक्सिमम पूरा कंप्लीट कराऊंगा, फिर इसी इसी सब्जेक्ट वो मैंने पढ़ा था सीखने उसमें। एक चैप्टर 80 क्या ये भी सर दिखा
किताब में उन्होंने क्यू भी साइन दे रहा है आगे दिया इस प्लस साइन में इमेजिनेशन निकाला है ना तुमने चाहिए तो मार्वल से क्यू भी यहाँ पे तो कोई होगा पहले हाँ पेज पर तो अरे इन्होंने ईमान में अवश्य मैप्स मैथमेटिकल को भी कवर ऐसी जब भी फूड वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर होती है आप ये कहते हैं फिगर मैंने कहा ये वाला लोड करता है ये वेलोसिटी ये क्रॉस एक ऐसा दो वाला है कि तुरंत प्रैक्टिकल ये वाला आप राइट हैंड को इस तरह रखेंगे कि जो फिंगर्स हैं वो पीली डायरेक्शन में हम वेलोसिटी में पुश ऑफ द माउथ वाला रहेगा कॉपी क्या भी देखो तो यार अगर आपने वो आखिरी वाला कॉलम कॉपी नहीं किया कॉपी करते रहेंगे और सारी बातें सुन लें मैंने एक टर्म यूज की थी एक्सटेंडेड मैग्नेटिक फील्ड और मैंने कहा था कि दो ही नहीं है कि हर चार्ज के लिए फील्ड एक्सटेंडेड बने एक्सटेंडेड मैग्नेटिक फील्ड आप एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं जिसमें जब चार्ज पार्टिकल एंटर हो तो फील्ड से बाहर ना निकल पाए फॉर एग्जांपल एक चार्ज पार्टिकल फील्ड में एंटर हुआ इस तरीके से डिविएट हुआ और यहां से बाहर निकल इसका मतलब इसके लिए फील्ड एक्सटेंडेड नहीं है बहुत मुमकिन है कि एक दूसरा चार्ज पार्टिकल जो इस फील्ड में एंटर हो वो एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ बना अब इसके कंप्लीट सर्कुलर पाथ बनाने का मतलब ये कि अब ये मुस्तकिल जो है वो फील्ड के अंदर ही रहे इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए फील्ड क्या कहलाएगी एक्सटेंडेड
इसके लिए फील्ड एक्सटेंडेड नहीं है। जब आप जुमला इस्तेमाल करेंगे व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स एन एक्सटेंडेड मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका दूसरा मतलब ये होता है चार्ज पार्टिकल विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं उस सर्कुलर पाथ का रेडियस निकालना चाहूं तो कैसे निकालूं? हमें पता है फोर्स बराबर होती है क्यू बी बी साइन थीटा के। नजर आ रहा है चार्ज फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर हो रहा है। याद रखिएगा जितना काम मैं यहां पर कर रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है कि v और p एक दूसरे पे क्या बनेंगे? परपेंडिकुलर। अब अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट कर दूं थीटा 90, तो हमें यहां से साइन 90 1 होता है, तो फोर्स बन जाएगी क्यू वी बी, इक्वेशन 1। मैग्नेटिक फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये हमेशा वेलोसिटी के क्या बनती है? परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब है दिस फोर्स विल बिहेव लाइक सेंटीमीटर फोर्स। आप लिखेंगे mv स्क्वायर अपॉन r। अगर आप इन दोनों को इक्वेट कर दें तो ये बनता था आपके पास क्यू वी बी इक्वल mv स्क्वायर अपॉन r, बी से स्क्वायर कैंसिल, तो r का फॉर्मूला बन जाएगा mv अपॉन qb। मैं दोबारा याद दिला रहा हूं दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन v इज परपेंडिकुलर टू b। आपकी किताब में एक केस और भी मौजूद है जिसमें v इज नॉट परपेंडिकुलर टू b है। अगर v और p परपेंडिकुलर ना हो तो ऐसी सूरत में रेडियस का फॉर्मूला हमें डेरिवेशन की नीड नहीं है। आप सिर्फ याद रखिएगा mv sin थीटा अपॉन qb। क्योंकि एक ऑप्शन जो आपको ज्यादातर एमसीक्यूज में नजर आए वो ये होता है r इक्वल mv अपॉन qb sin थीटा। ये फॉर्मूला सही नहीं है। जब चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटेंडेड मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो जो रेडियस वो फॉलो करेगा या सर्कुलर पाथ वो फॉलो करेगा वो होगा mv अपॉन qb एंड दिस पाथ इज कंप्लीटली सर्कुलर। मैं ही कह सकता हूं कि यहां जो पाथ बनेगा वो सर्कुलर पाथ होगा। अगर चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में एंटर हो लेकिन वो परपेंडिकुलर ना हो तो याद रखिएगा जो पाथ यहां पर बनेगा वो सर्कुलर नहीं होगा बल्कि वो क्या होगा? हेलिकल। अब हेलिकल स्प्रिंग आपने देखा है, जो सिलेंड्रिकल स्प्रिंग जैसे सोलेनॉइड है या साइकिल में जो किक स्टैंड होता है उसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है, बॉल पॉइंट में लगा हुआ होता है। अगर आप उस स्प्रिंग को थोड़ा सा विजुअलाइज करें तो उसमें क्या हो रहा है? एक रोटेशन होगी, क्या एक ही जगह पे होती रहेगी या हर रोटेशन के बाद वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा? अगर आप स्प्रिंग को थोड़ा सा अपने जहन में लाएं तो एक रोटेशन कंप्लीट हुई थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर रोटेशन कंप्लीट हुई थोड़ा सा नीचे आ गया, इसको कहते हैं हेलिकल। जो पाथ बनेगा वो सर्कुलर नहीं होगा बल्कि वो हेलिकल पाथ। ठीक, हमें दो डिफरेंसेस याद होने चाहिए। गो के जो नया सिलेबस आप सेकंड ईयर में पढ़ के आए हैं वहां पर हमें जरूरत जो है वो इसी की है। ठीक है, लेकिन वो सिलेबस क्योंकि 35 साल के बाद जाहिर सी बात एक चीज बदली है, तो जिसको ये बात पता है उसको ये भी पता है और मुमकिन है कि आपसे पूछ भी ली जाए। अगर चार्ज पार्टिकल फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर होगा इट विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ, रेडियस एरर। अगर चार्ज पार्टिकल फील्ड में किसी भी एंगल पे एंटर हो जाए इट विल फॉलो हेलिकल पाथ और उसका रेडियस होगा r इक्वल mv sin थीटा अपॉन qb। सर्कुलर पाथ हो या हेलिकल पाथ हो फील्ड का कैसा होना जरूरी है? एक्सटेंडेड। और मैं एक्सटेंडेड के रीजन आपको बता चुका हूं। एक्सटेंडेड का मतलब ये नहीं कि फील्ड फिजिकली बहुत बड़ी। एक्सटेंडेड का मतलब है एक ऐसी फील्ड जिसमें एंटर होने के बाद चार्ज बाहर ना निकल। ठीक, अपने पास सब प्रूफ। अच्छा, अगर आप में से कोई बच्चा नया सिलेबस बहुत रिलीजियसली फॉलो कर रहा है तो ये वाला जो पोर्शन है ये चैप्टर नंबर 18 का जो आखिर में एक टॉपिक था ए बाय एन रेशो, वहां पर ये इस्तेमाल हुआ। पुराने सिलेबस में ये बाकायदा एक अलग से टॉपिक था। नए सिलेबस में उन्होंने इस टॉपिक का जिक्र जो है वो ए बाय एन रेशो के अंदर किया। आप किताब में देखेंगे आपको ये वर्किंग नजर आएगी। ठीक, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, अपने पास नोट करिए। आयल सिंह